सामने रखूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक शेडो बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, वो कहाँ पे आके लगेगा। तो आप अगर देख सकते हो तो वो शेडो हमारे पास ठीक इस पॉइंट पे लगेगा, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट, इट्स मी आकिब रहमान, और आज हम करने लगे चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 11 के नेशनल बुक फाउंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है ये, आपने एंड तक वीडियो देखना है, और इसको हम प्रॉपरली मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो मजीद भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन, ओके। तो स्टूडेंट अगर मैं इस पूरे टॉपिक का आपको लुब्बे लुबा बता दूं कि क्या हो रहा है, तो मान लो हमारे पास इस वक्त एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स क्योंकि एक वेक्टर है, हम वेक्टर के ही तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को डिस्कस करें, तो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। या मैंने एक फोर्स ले ली जो एक सर्टेन एंगल पे इस वक्त मेरे पास लग रही है, और ये जो वेक्टर है ये क्या असल में वेक्टर है, इसलिए ये जो वेक्टर है फोर्स हमारे पास, ये अगर स्प्लिट कर जाए, ये अगर डिवाइड कर जाए, दो या दो से ज्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स में डिवाइड कर जाए, इसी चीज को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक हो गया, यानी कि एक वेक्टर का स्प्लिट कर जाना, डिवाइड कर जाना हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में, ठीक है, वेक्टर्स के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। मैं मजीद इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक लफ्ज बोला स्टूडेंट कि दो या दो से ज्यादा, यानी कि तीन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, जब स्टूडेंट हमारे पास दो, मैं बात करूंगा कि दो कंपोनेंट्स वेक्टर्स में वो अगर डिवाइड होता है, ये मेन एक वेक्टर था, ये दो में और डिवाइड हो जाता है, तो हम तब हमारे पास जो होता है प्लेन, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास 2D डायमेंशन हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन हम ले रहे हैं। 2 डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अगर तो वो जो वेक्टर का कंपोनेंट था वो तीन मजीद वेक्टर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, देन हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास 3D डायमेंशन होता है, क्योंकि 3D डायमेंशन हमारे पास तीन किस्म के हमारे पास एक्सिस आ जाते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस जो आउट ऑफ द प्लेन वायर होता है। और अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो स्टूडेंट हम इसको मतलब कि देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई हुआ, और इसको हम जी को हम इस तरह करके बाहर की तरफ बना देते हैं, या जी को ये भी ले सकते हैं और एक्स हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह करके हम ये सब आपस में परपेंडिकुलर ही पड़े हुए, इज इट क्लियर। तो यूं करके हम इसको शो करवाते हैं 3D। अभी हम खैर स्टूडेंट बात कर रहे 2D डायमेंशन की बात कर, तो मैंने यहाँ पे 2D लिए हुए, ठीक है, दो डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस लिया और एक हमने वाई एक्सिस लिया हुआ, इज इट क्लियर, डन, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूं तो आप इस एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस भी मत कहा करो। जब आप राइटिंग में लिख रहे हो ना, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे। आपने ये कहना है कि हमारे पास जो 2D डायमेंशन होता है उसमें एक्स एक्सिस होता है जिसको हम हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा, हमारे पास प्लेन ये हॉरिजेंटल पे आ गया, और ये कौन सा स्टूडेंट जो वाई एक्सिस है इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सीधा बढ़ा हुआ। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वाई को हम वर्टिकल बोलते हैं और एक्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल बोलते हैं, तभी तो आप खुद से लिख पाओगे ना, ऐसे है कि नहीं है, ठीक है, रट्टा तो नहीं लगाना हमने, डन, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, और से सुनो स्टेटमेंट जो हमारे पास है कि जो कंपोनेंट्स है वो इफेक्टिव है, जो कंपोनेंट्स होता है वो इफेक्टिव पार्ट होता है ऑफ अ वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने क्या कहा, कंपोनेंट्स जो है हमारे पास वो इफेक्टिव पार्ट होता है ऑफ अ वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब यही जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि क्या कह रहा है कि कैसे वो इफेक्टिव पार्ट है डिफरेंट डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर के, इसी चीज को तो हमने यहाँ पे आज क्या करना है, देखना है, इज इट क्लियर, ओके। ये डायमेंशन वाली बातें भी आपने लिख लेनी है, जो भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी ये बात भी आपने शुरू में लिख देनी जब क्वेश्चन हल करोगे, इज इट क्लियर, ओके। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ मैंने एक हम कंसीडर करेंगे अभी जो अपनी हमने जो स्टेटमेंट दी है, इसको हमने क्या करना है, इसको अब अपने वेरीफाई कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस वक्त मेरे पास ये एक प्लेन मैंने ले लिया, ठीक है, ये एक प्लेन है हमारे पास, और ये प्लेन एक फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाते हुए कहाँ जा रहा है, सीधा ऊपर करके जा रहा है। अब अगर ये जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका कोई ना कोई एंगल होगा, एक सर्टेन एंगल होगा। तो यहाँ पे मैं एंगल इस जगह पे थोड़ा, क्योंकि प्लेन यहाँ पे है तो मैं ये सीधी अगर लाइन गई हुई स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे इसका जो एंगल है यहाँ कर लेता हूँ कि इसका एंगल है, और एंगल जो थीटा स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थीटा एंगल जो है हमारे पास, सॉरी मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ, थीटा एंगल जो स्टूडेंट हमारे पास होपफुली नजर आ रहा होगा वो 45 पे जा रहा है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको वैल्यूज भी इसलिए पुट करा रहा हूँ ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आए। तब तक वैल्यूज पुट नहीं होती स्टूडेंट्स को सही समझ नहीं आ रही होती, तो समझो ये टॉपिक भी हो रहा है और एक आध साथ इसका न्यूमेरिकल भी साथ ही हो रहा है, ठीक है, जो बुक के दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये हमारे पास एक सर्टेन एंगल पे जा रहा है
और जाहिर सी बात अगर ये हमारे पास जो प्लेन है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो जहाज है हमारे पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक फोर्स लगा रहा है तो जा रहा है ना। तो ये जो सीधी यहाँ पे एक फोर्स लेता हुआ ये ऊपर जा रहा है स्टूडेंट, हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर है। तो मैं उसी फोर्स को यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि ये एक लाइन में जा रहा है स्टूडेंट, हमने सीधी पाथ को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है, जो इसकी नोजल से आगे जो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स एक वेक्टर है ये इस वाली जगह पे, ठीक है। और ये फोर्स है स्टूडेंट, ये मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इस वक्त 50 न्यूटन लगा रहा है। ये बात भी आ गई समझ, ओके। अब ये वही फोर्स जो मैंने आपको कहा कि स्प्लिट कर जाएगी दो मजीद हमारे पास वेक्टर्स में। अब वो जब मजीद दो वेक्टर्स में स्प्लिट होगी तो वो कैसे होगी, सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे स्प्लिट होगी। स्टूडेंट हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, देखो मैं आपको बता देता हूँ। बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। मुझे टॉर्च ओपन कर लेने दीजिए, ओके। स्टूडेंट अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इस वक्त हमारे पास ये जहाज एक शेडो बना रहा है, होपफुली कैमरे में दिख रहा होगा। ये जहाज देख रहे स्टूडेंट एक शेडो बना रहा है। अगर मैं इसको इस साइड पे वाई एक्सिस के सामने रखूं पैरेलल टू वाई एक्सिस तो एक शेडो बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ओके डन। अगर मैं इसको ऊपर से रखूं स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे तो आप अभी भी देख पाओगे कि ये अभी भी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक शेडो बना रहा है। होपफुली नजर आ रही है आप लोगों को सबको शेडो, ठीक है। देखो शेडो, और ये शेडो अगर मैं नीचे लेके जाना चाहूँ तो ये शेडो नीचे भी जा रहा है। इसी चीज को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर, यहां तक बात आ गई समझ आप लोगों को? ओके, मुझे रिकॉर्डिंग चेक कर लेने दीजिए क्योंकि 10 मिनट के बाद हमारा ये जो कैमरा होता है बंद हो जाता है। अच्छा तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देखते हैं लेक्चर गई ये रही, ओके। अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है उससे ज़रा अच्छे से हमें दिख नहीं रहा कि प्रोजेक्शन का जो पॉइंट होगा वो एक्चुअली कौन सा होगा। तो मेरे पास यहाँ पे लेज़र है इस वक्त, और इस लेज़र के थ्रू मैं देखता हूँ कि जो प्रोजेक्शन आ रही है हमारे पास वो कहाँ पे आ रही है। तो स्टूडेंट एक प्रोजेक्शन मैं यहाँ ऊपर से रख रहा हूँ, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अगर इसको प्रोजेक्शन देखूँ ये बिल्कुल इसकी नोक पे देख रहा हूँ कि जो इसका जो हमारे पास जो इसका शेडो जाएगा स्टूडेंट वो कहाँ पे आके लगेगा। तो आप अगर देख सकते हो तो वो शेडो हमारे पास ठीक इस पॉइंट पे लगेगा, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे आके वो लगेगा। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस इस तरह करके डालूं तो हमारे पास ये देखो स्टूडेंट, ये अगर मैं देखूँ ये बिल्कुल मैंने इसकी नोक पे जो है हमारा जो है लाइट को स्ट्राइक करा रहा हूँ ताकि जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल मेरे पास सही से आ जाए कि इसकी प्रोजेक्शन कहाँ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी क्या जा रही है, प्रोजेक्शन जा रही है। मैं इस हिस्से को ऐसे कर देता हूँ, ओके। तो समझ आ गई हमने प्रोजेक्शन कैसी की। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, दो प्रोजेक्शन यहाँ पे डाल दी। एक हमारे पास यहाँ पे आ गया, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। ये यहाँ पे प्रोजेक्शन है, यहाँ पे इस तरह आपने एरो लगा देना, ये पूरा एक एरो लग गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। और एक जो प्रोजेक्शन हमारे पास स्टूडेंट आई वो यहाँ आई, तो यहाँ पे हम ये जो लाइन होगी इसको भी सीधा करके, यानी कि ये एक इस कंपोनेंट को यहाँ कंसीडर करेंगे ये वाला, और एक हम ये वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। वजह बता दी मैंने कि क्यों और कैसे, बात आ गई समझ। और इसको हम ऐसे करके ग्राफ में भी, तो आपने जाहिर सी बात है ग्राफ में तो आपके पास वो ऑपरेटर सारे नहीं होंगे, तो हमने ऐसे करके ग्राफ में शो कराना कि हमने इस पे प्रोजेक्शन डलवाई, यहाँ पे आके लगा, यानी कि इसका शेडो यहाँ पे आ गया। और अगर यहाँ से इस साइड में इस प्रोजेक्शन मैंने डलवाई स्टूडेंट तो हमारे पास कुछ ये इस जगह पे इस तरह करके हमारे पास ये आ गया, इस साइड पे भी प्रोजेक्शन आ गई, ठीक हो गया, डन। इज इट क्लियर? अब जितने पार्ट्स से मैंने उसके ऑलरेडी पहले नाम दिए हुए, आपने भी इस तरह कह देना कि वो जो पार्ट्स है हमारे पास उनके हमने सिंपली क्या दे देने, नाम दे देने। तो इसमें कोई सी मुश्किल बात है, ABCD जो भी दे दो, बुक में ये थे तो मैं इसलिए ये दे रहा हूँ। अच्छा OQP और S ये हमने पॉइंट्स के नाम दे दिए। अब आपने यहाँ पे अगर देख रहे हो तो हमारे पास जो वेक्टर था वो क्या था, OP जो था वो जा रहा था, ऐसा है कि नहीं है। अच्छा साथ साथ मैं इसको दूसरे किसी और भी हम इसको जो है अल्फाबेट से भी साथ साथ मैं आपको बताता चला जाता हूँ। लाइक अगर ये एक फोर्स जो जा रही थी, एक फोर्स 50 न्यूटन, वो मैंने F से लिखा। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर था। अब हमें ये नहीं पता कि वो वेक्टर कौन था, वो A वेक्टर था और वो हमारे पास एक सर्टन 45 या किसी भी सर्टन एंगल से हमारे पास क्या कर रहा था, जा रहा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी बेसिकली हमने जो शुरू में स्टेटमेंट दी उसी को हम प्रूव कर, उसको प्रूव करने के लिए सारी कंस्ट्रक्शन कर रहे। ये बात आ रही है समझ, ओके डन। अच्छा अब ये हमारे पास A जो हमारे पास एक वेक्टर था या जो फोर्स एक वेक्टर था वो स्प्लिट कर गया स्टूडेंट एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AX, ठीक है, एक एक्स एक्सिस में वो स्प्लिट कर गया, वेक्टर में हमारे पास हो गया, और एक वो किस में स्प्लिट कर गया स्टूडेंट, AY में स्प्लिट कर गया। बात आ गई समझ। इस तरह अगर मैं इसको स्पेसिफिक फोर्स ले रहा हूँ तो फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, मैं फोर्स को लेके चल रहा हूँ, तो फिर मैं कह दूंगा कि हमारे पास FX हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, FY हो जाएगा। जस्ट समझाने के लिए आपने जस्ट कोई एक इसमें से लेके चले जाना, डन, ज़्यादा नहीं वो करना, जस्ट आपको समझाने के लिए। अच्छा स्टूडेंट अब आगे हम मजीद इसको देखते हैं।
अब इस चीज़ को जो हमने सारी प्रूफ की, ऑब्वियसली बात है इसको हम किसी तरह मैथमेटिकली भी तो लिखेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ मैथमेटिकली, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? वेरी सिंपल, हम कह देंगे कि हमारे पास ये जो ए वेक्टर था जो एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा था, ये ए, ठीक होगा। मैं कह दूंगा ये इक्वल है हमारे पास किस कंपोनेंट के, अपने जो दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर गया, यानी कि एक एक्स कंपोनेंट में और एक हमारे पास ये वाई कंपोनेंट में। एग्री कर रहे हो ना, दो कंपोनेंट में क्या हो गया, स्प्लिट कर दिया। ये चीज़ क्या बता रहा है? यही चीज़ बता रहा है कि हमारे पास जो ए था वो हमारे पास दो कंपोनेंट्स में क्या हो गया, स्प्लिट कर गया। आगे बात समझ, डन। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप इन दोनों को जोड़ोगे, जमा करोगे जिस तरह अलजेब्रिक सिंपल जो हम सम करते हैं, और आपके पास इसकी ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे नहीं होगा। ए का अगर मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना, उसका तरीका कार है, वो भी हम आगे देखेंगे। ये इक्वेशन जस्ट ये बता रही है कि जो ए था वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए, एक एक्स था और एक हमारे पास वाई था। होपफुल यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, हमें पता है कि जो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इसी तरह ऊपर एक एरो हेड डाल देते हैं, लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है? देखो, ये ए वेक्टर तो इसी तरह आ जाएगा कि हमारे पास ए वेक्टर है स्टूडेंट। ओके, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्स और साथ डाल दूंगा आई, प्लस ए वाई साथ डाल दूंगा मैं जे। अब ये आई और जे कहाँ से आ गए? ठीक है, नमूदार हो गए। देखो, ये जो आई और जे है ये डायरेक्शन को शो करा रहा है। हमें पता है स्टूडेंट, जो एक वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और प्लस हमारे पास क्या होता है उसके साथ, यानी कि जो डायरेक्शन होती है वो भी उसके साथ होती है। ठीक है, प्लस डायरेक्शन बोलो या अभी प्लस मत बोलो क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय उसके डायरेक्शन भी तो होती है साथ। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो ए एक्स अगर मैं देखूँ, ए एक्स मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, वेक्टर एक ए का, और हमारे पास ये जो साथ जो डायरेक्शन हो रही है हमारे पास वो किससे शो हो रही है? मल्टीप्लाई बाय हमने करा दिया आई, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह करके हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो आई और जो जे है स्टूडेंट वो हमारे पास उस वेक्टर की क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। इज इट क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि जो आई है और जो जे है ये डायरेक्शंस को बताते हैं, और इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं कि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हमारे पास क्या वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट? यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर है इसको थोड़ा मैं एंड में भी कोशिश करूंगा, बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये भी टॉपिक से फिर थोड़ा सा हट जाता है, कंफ्यूजिंग होने लग जाता है बच्चों के लिए। लेकिन अभी जस्ट समझ लो, जो यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट हमारे पास, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होती है? वो 1 होती है। और इसका कोई भी, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि इसका अपना यूनिट क्या होता है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, इसका यूनिट नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो यूनिट वेक्टर है उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 ही क्यों होता है? स्टूडेंट, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा तो मसला हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू आई हुई थी, इसकी जगह 50 आया हुआ था, और ये जो आई है, जो आई हमारे पास यूनिट वेक्टर है यहाँ पे जो है, वो अगर उसकी कोई वैल्यू होगी 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी, यहाँ वैल्यू कोई भी ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, तो 10 के साथ अगर उस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारी तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। दैट्स वाई जो यूनिट वेक्टर का अपना जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा 1 रहता है। होपफुली ये बात समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें कि हम यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट इसी जगह से देखो, ये जो डायरेक्शन है, मैंने क्या कहा, जो डायरेक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? जो डायरेक्शन शो कर रहा है इसी को तो हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसी चीज को मैं लेके आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट, इसको देखिएगा इस चीज को। अब कोई भी वेक्टर था, मान लो कि जो वेक्टर था वो हमारे पास क्या था? ए कोई भी वेक्टर था, मैं इक्वल डाला, उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए और यूं हम साइड पे मोड लगा दे, इसका मतलब ये कि इसका ये मैग्नीट्यूड पड़ा हुआ, कोई न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी हुई है। मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन को हम ए के ऊपर कैप, आई के ऊपर जे के ऊपर क्या डाल देते? कैप डाल देते। यहाँ पे मैं ए के ऊपर ही क्या डाल देता हूँ? कैप डाल देता हूँ कि उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है क्या हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने इसी से चीज निकाली है। नीचे जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह करके स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? ए वेक्टर का जो होगा यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेक्चर की लेंथ थोड़ी कम हुई तो हम स्टूडेंट इस चीज़ को मैं आखिर में दोबारा से भी बता दूंगा, क्योंकि ये भी बीच में आ गया इस डायरेक्शन की वजह से, हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे, लेकिन मैं इसको एंड में कोशिश करता हूँ मजीद भी इसको बताऊँ, कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये बात भी समझ आ गई कि इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्शन की भी समझ आ गई है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे हम अगर डेफिनेशन को मैं बोलूँ, अब आप डेफिनेशन को तो कंक्लूड कर ही लो ना यार, अब उसमें क्या मुश्किल है? डेफिनेशन को मैं ऐसे नहीं कह सकता स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास जो कंपोनेंट था इसका ए वाई वाला,
और एक जो कंपोनेंट था ए एक्स वाला। बाय हेड टू टेल रूल हमें पता है जो पहले का जो हेड होता है वो दूसरे के टेल के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो क्या मैं ये जो वेक्टर था इसको स्वैप नहीं कर सकता, मतलब स्वैप मीन्स कि यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे नहीं, और ये भी हमारे पास वेक्टर की टाइप में से एक प्रॉपर्टी है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक वेक्टर को उठा के उसी के दूसरे उस साइड पे एक्सिस पे रख सकते हैं, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। डन, टूटा तो नहीं, बचत होगी, ठीक है। तो इसी को हम उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, इस साइड पे भी तो लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को उठा के स्टूडेंट इस जगह पे जो वाई वेक्टर था इसको मैं यहाँ पे भी तो लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो ये मैंने इसके साथ क्या कर दिया, बाय हेड टू टेल रूल हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको जोड़ दिया। क्लियर। अब अगर मैं देखूँ तो ये ओ क्यू पी, देखो ओ क्यू पी, ये एक पूरी हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा करके बता देता हूँ अगर आपको जहाज थोड़ा सा चुभ रहा है, ठीक है, इनकी समझ नहीं आ रही। तो ये लो, ये हो गया हमारे पास ऐसे, ये जो था ये जो वेक्टर जो जहाज था फोर्स लगा रहा था वो वाली लाइन है, ठीक हो गया स्टूडेंट। ओ हो गया, क्यू हो गया और हमारे पास ये पी हो गया। अब हजम हो गया, ठीक है, डन। अच्छा, और यहाँ पे वो बेस के साथ क्या बना रहा था, एक सेंटर एंगल बना रहा था। जहाँ पे एंगल बनता है वही उसका बेस होता है, ये चीज़ भी याद रखना। ओके, तो ये हमारे पास जो मैंने ये वाला कंपोनेंट था इसको उठा के यहाँ लगा दिया और बाय हेड टू टेल रूल हमने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। और ये जो आया ये वाला, इसको मैं रिजल्टेंट भी बोल सकता हूँ कि टोटल था, रिजल्टेंट था ये जो हमारे पास एफ ले लो या ए ले लो, ये हो गया, ये एक्स हो गया और ये ए वाई हो गया। डन हो गया स्टूडेंट। ओके, अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो क्या ये x और y म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि आपस में 90 का एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे। तो वाकई तो इस 90 का एंगल बना रहे। तो यहीं से एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, शुरू में तो मैंने बताई थी कि जब वेक्टर स्प्लिट कर जाए तो उसको भी हम बोलते हैं। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, when the components of a vector are mutually perpendicular to each other it is called रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये जो मैंने बोला है इसको लिख लो, नहीं तो बुक में भी लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे यहाँ लिखने के, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि जब कंपोनेंट्स म्यूचुअली, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, और ये इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं जब कंपोनेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बोल देते हैं। डेफिनेशन भी क्लियर, डन। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने ये करना है, जिसमें मैंने यहाँ वैल्यू ली थी 50, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक 50 वैल्यू है हमारे पास, और अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितनी आ रही है फोर्स इस वाले एक्सिस पे, और इस वाले एक्सिस पे कितनी फोर्स आ रही है। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। तो स्टूडेंट हम जो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स है, यही हमारा सब टॉपिक दोबारा से बना हुआ है बुक में, यही टॉपिक मैं इसी को वापस इस तरह कर देता हूँ कि ये हमारे पास सब टॉपिक दोबारा बना हुआ है कि अब हमने ये वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम क्या करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे साइडों का रिलेशनशिप और एंगल्स का जो होता है रिलेशनशिप करके हम जो होते हैं वैल्यूज क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड की जो होती है वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में भी की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, क्या विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। इज इट क्लियर। और ये ए वाई यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरह करके, ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं पे इसको यहाँ ले आया। एफ वाई अगर फोर्स की बात करूँ तो मैं फोर्स को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब हमें पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक, इससे याद रख लिया करो, ठीक है। तो हमें पता है सम का मतलब क्या है, साइन, साइन थीटा सम, पीपल का मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस पर, सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉस, सेकंड जो हमारे पास टोटल हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके आगे रेसिप्रोकल आ जाते हैं। डन, ओके। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर, इस तरह करके आपने इसको याद रखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, हो सकता है आपको काफी होगा तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर पे स्टूडेंट क्या पढ़ा हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है ये आपने बताना कि हम किस ट्राइंगल में बना रहे हैं, कि लगा रहे हैं। तो हम ये कौन सी ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ओ क्यू पी, ट्राइंगल ओ क्यू पी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डन। अब परपेंडिकुलर पे स्टूडेंट क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर पे हमारे पास एफ वाई, अगर मैं या ए वाई भी ले सकता हूँ, जहाँ एफ वाई होगा वहाँ एंड में जो होगा ए वाई लिख दूंगा, या ए वाई तो एफ वाई भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर पे हमारे पास ए वाई है, डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूस पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूस पे ये रहा ए पड़ा हुआ है, तो वेक्टर ए हमारे पास आ जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके स्टूडेंट सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया, इस तरह करके। डन, इस पे भी ये मत डालिए क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं ए वाई का, ठीक हो गया। तो ए वाई के लिए हम क्या कर देंगे, इस तरह का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डन हो गया। ओके, इस तरह का मैं इसको बात करूं, बेस पे क्या पड़ा हुआ स्टूडेंट, ए एक्स पड़ा हुआ है,
और हाइपोटेन्यूज पे अगेन ए पड़ा, ए मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए एक्स। तो अगर मैंने ए एक्स निकालना होगा स्टूडेंट तो मैं ये यूज करूंगा, और अगर मैंने ए वाई निकालना होगा तो मैं ये यूज करूंगा। स्टूडेंट हम इसी को अब जरा फोर्स जो मैंने लिया हुआ था एक वेक्टर उसके साथ क्या कर देता हूँ, अगर मैं चेंज करके बताऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो होगा ये एफ वाई के बराबर होगा। क्या होगा, एफ एक की जगह बता एफ ये आएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, और अगर इसको मैं देखूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एफ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए वाई। इस तरह करके हम स्टूडेंट सॉरी इस तरह करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ एक्स, इस तरह करके हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं वैल्यूज। तो अब मैं स्टूडेंट इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और मजीद इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। मुझे पता है टॉपिक लेंथी हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, अगर समझना है फुल तो फिर टॉपिक थोड़ा वो लेंथी। तो स्टूडेंट अब हम इसको मजीद देखते हैं। यहाँ पे जिस तरह जो मैंने वैल्यूज ली हुई है स्टूडेंट, मैंने कहा जो फोर्स है टोटल एफ फोर्स वो 50 न्यूटन है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ 50। साइन जो थीटा हमने लिया है एंगल, मैंने कहा जो जहाज है वो 45 पे उड़ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 45 डिग्री बराबर हो जाएगा एफ वाई। हम साइन 45 यहाँ पे लेंगे, इसी तरह यहाँ पे भी मैं एफ के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ 50, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स की हम वैल्यू तो फाइंड आउट करें, इस कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। स्टूडेंट सिंपली इसको कैलकुलेटर में आप इसको डाल लीजिए, जो हमारे पास साइन 45 होगा स्टूडेंट वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और ऊपर से हमारे पास 1 आ जाएगा, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। डन। आप डायरेक्ट इसको बस कैलकुलेटर में क्या कर दो, पुट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, और हमारे पास जो फुल एंड फाइनल स्टूडेंट इसके बाद जो आंसर आएगा इसके बाद वो हमारे पास आ जाएगा 35.35 आ रहा होगा। मुझे कैलकुलेटर पे एक दफ़ा चेक भी कर लीजिए ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लिख लेते हैं साइन हमारे पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास आ गया 35 बिल्कुल ओके, ठीक है। तो ये 35.35 हमारे पास इस कंपोनेंट पे आ गया उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरे पे अगर मैं देखूँ इस साइड पे तो यहाँ पे भी अगेन जो कॉस थीटा अभी यहाँ पे पुट करेंगे, जो थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे वो कितनी पुट करने हैं हमने, जो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट वो यहाँ पे हम 45 ही पुट करेंगे। तो अगेन हमारे पास इसको भी सॉल्व करके कॉस 45 भी हमारे पास वही होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, उसको जब 50 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 35.35 ही आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये भी आ गया हमारे पास और ये भी आ गया, तो यानी कि जो हमारे पास स्टूडेंट 50 न्यूटन की जो फोर्स थी वो क्या होगी, वो स्प्लिट कर गई इन दो कंपोनेंट्स में। लेकिन कीप इन माइंड ये मत कर देना कि सर ये भी 35 ये भी 35 प्लस 35 सर ये तो हमारे पास 70 कुछ बन रहा है, और यहाँ पे आपने कहा वो टोटल 50 है। स्टूडेंट इसको ऐसे नहीं कंसीडर करना है, इसको जब आप इसका मैग्नीट्यूड यूं करके अगर निकालोगे तो वो यू सिंपल अलजेब्रिक सम करके नहीं निकालोगे। ये जस्ट वो कंपोनेंट बता रहा है कि इस कंपोनेंट पे कितना जा रहा था और इस कंपोनेंट पे कितनी हमारे पास जो है वेक्टर्स का जो था मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिमुल्टेनियस हो रहा है, यानी कि एक साथ जो है इस वक्त जो टोटल 50 थी उस पर से एक साथ ही हमारे पास इस साइड पे भी कितनी लग रही है 35, और 50 में से एक साथ ही हमारे पास इधर भी कितनी लग रही है 35 लग रही है। सिमुल्टेनियसली दोनों के साथ एक साथ ही फोर्स लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि हम कहें कि 35 प्लस 35 तो वो अबव हो रहा है, टोटल तो 50 था, वो ऐसे नहीं करना। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फाइंड आउट करने का हमारे पास अगला तरीका होगा, वो भी जब हम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये क्या था, ये भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को निकालने का सीखा, और किससे सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सीखा। स्टूडेंट मैं इसको इरेज करने लगा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या फाइंड आउट करने लगे, अब हम फाइंड आउट करने लगे, बल्कि मैंने इस जगह पे बल्कि स्पेस चाहिए होगा, मैं इसको रेज कर रहा हूँ स्टूडेंट। डन ओके, 35 वैल्यूज याद रखने, मैं वैल्यूज को छोड़ देता हूँ, बाकी मैं रेज कर देता हूँ। ओके 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 स्टूडेंट 35 ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम मजीद इसको देखें, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब टॉपिक, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि किस तरह विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग अ वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स। ये हेडिंग लिख लेना स्टूडेंट, फाइंडिंग अ वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स, ठीक हो गया, हेडिंग ये लिख लीजिए। अब फाइंडिंग अ वेक्टर्स बाय इट्स कंपोनेंट्स कैसे करना है, यानी कि अब कंपोनेंट्स दे दिए, अब मैं आपको कहूँ कि ये भी दे दिया आपको, ये भी दे दिया, और अब मुझे फाइंड आउट करके दो, ये 50 न्यूटन में यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे जो ए वेक्टर्स था या जो भी एफ वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या कर दो, फाइंड आउट कर दो। अगर मैं आपको दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू दे दूँ, इस चीज़ को बोलते हैं कि अब हम कंपोनेंट्स के जरिए
वेक्टर को क्या करने लगे, फाइंड आउट करने लगे। तो वो कैसे होगा, वो भी कौन सा इतना मुश्किल है, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हम हेल्प लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने लिख लेना है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में जब हमें दो साइडें गिवन हो, अब हमें पता है ax की भी हमें वैल्यू पता है स्टूडेंट, या fx कह सकते हो, और ay या fy की भी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। और अब हमने इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली जब दो साइडें दी हो तो तीसरी साइड हम इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने लिख देना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, तो हमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे ही है। अब हाइपोटेन्यूज पे क्या पड़ा हुआ स्टूडेंट, ए, ये जो भी एफ है या ए जो भी लेना है, मैं भी ए ले रहा हूँ, आखिर में इसको एफ कर दूंगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए, डन हो गया। और ए पे क्या हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ, ये भी क्लियर है। और ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है ये, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा ना, इस ए जो वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। और बेस पे क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट, बेस पे मेरे पास पड़ा हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। हमें जस्ट ए चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ए इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। अब इसको मैं एफ के साथ चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो फोर्स था वो वापस 50 कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब ए एक्स की वैल्यू हमने जो निकाली थी स्टूडेंट, यानी कि ए एक्स मतलब एफ एक्स, वो कितना था हमारे पास 35 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास। इसका क्या ले लेना है स्टूडेंट, स्क्वेयर ले लेना हमने, डन, ओके। प्लस स्टूडेंट ए वाई का भी क्या लेना, स्क्वेयर, वो हमारे पास ये वैल्यू है स्टूडेंट 35.35 का दोबारा से क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना है। स्टूडेंट इसको जब आप हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन। क्लियर, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50 न्यूटन। इस तरह करके वो दोबारा उसका हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, और एक दफ़ा मैं इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख लेता हूँ, डन, ओके। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट 35.35 का स्क्वायर, अंडर रूट 35.35 का हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसमें प्लस कर देते 35.35 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास 99.99 मीन्स क्यों 50 हो गया हमारे पास, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ मैंने 35 के बाद आगे आ रही थी वो नहीं लिखी थी। तो हमारे पास 50 न्यूटन इस तरह करके वो वापस आ गया। तो क्या सीखा कि कंपोनेंट से हम वापस क्या ले सकते हैं, अपना मेन जो था, जो वेक्टर था, वो भी हम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, इसका क्या था, सब टॉपिक था। वो फुल स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गए। साथ ही मैंने इसको न्यूमेरिकली करके भी आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई नो लेक्चर लेंथी हो गया लेकिन समझ आ गई होगी। तो इस तरह करके स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा आपको यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर को देखें स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। हमें पता है कोई भी हमारे पास अगर वेक्टर हो स्टूडेंट, ये मैंने वेक्टर लिख दिया, तो वेक्टर अगेन बराबर होता है हमारे पास किसके, मैग्नीट्यूड होगा उसका, सिर्फ मैग लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन होता है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो वेक्टर है हमारे पास, मान लो कि जो वेक्टर है वो ए है, ठीक हो गया, ए वेक्टर है, तो यहाँ उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैंने कहा मैग्नीट्यूड को हम इस तरह लिखते हैं, डन। जिस तरह ये जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है स्टूडेंट, ये इसका क्या था, ये वाला, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट किया। ये क्या था, ये जो प्रोसेस किया था ये हमने मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट किया ना, 50 आया, एक नंबर आया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, ओके। अब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को आई जे जेड भी आई जे के भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं जो ए है, तो मैं ए ही ले रहा हूँ कि ए ही उसकी ए वेक्टर क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ए हैट ले लिया कि इनके डायरेक्शन को बता रहा है, सिंपल आसान लफ्जों में, ओके। अगर हमने यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन निकाली तो ये इधर मल्टीप्लाई, नीचे जाके मैंने क्या कहा था, ये क्या हो जाएगा, नीचे जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। और इस तरह करके मैं इस तरह इक्वली साइड पे डाल दूँ, इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ए वेक्टर था स्टूडेंट, ए वेक्टर या एफ भी कह सकते हो, ए वेक्टर या एफ, वो स्टूडेंट किसके बराबर था, देखो ए वेक्टर जो था हमारे पास, ए वेक्टर की बात हो रही है, वो हमारे पास इस चीज़ के, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो ए वेक्टर था ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे आ जाएगा, डन। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ए के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड निकालने का हमने जो फार्मूला सीखा स्टूडेंट वो ये था, ये नजर आ रहा है ये वाला फार्मूला। तो मैं सिंपल यहाँ पे अंडर रूट डाल दूंगा और ये किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। तो
इस तरह करके अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं उसको अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ मजीद, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। मैं इसको इरेज करने लगा स्टूडेंट, इसको लिख लीजिए। डन। ओके स्टूडेंट देखिए ज़रा, हमारे पास यूनिट वेक्टर डन, AXI और ये जो AY जो J था हमारे पास, जो AX था हमारे पास स्टूडेंट, उसकी वैल्यू क्या आई थी, AX मतलब FX ऐसे ही था। तो FX की वैल्यू मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ F ही ले लेता हूँ, इसके ऊपर F ऐड लगा देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ सबको F और Y के साथ। डन, नहीं समझ आ गई होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। इसी तरह FX जो था वो कितना हमारे पास 35.35 आया। डन, FX और साथ उसकी डायरेक्शन क्या आ रही थी हमारे पास, I आ जाएगी। क्लियर, प्लस ये वाला प्लस AY कितना है स्टूडेंट हमारा, AY मतलब FY, वो कितना आ गया 35.35 और इधर मैं क्या ले लूँगा J। क्लियर, ये डिवाइड हो रहा है इसी के मैग्नीट्यूड के साथ, और ये जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया था एंड में, अभी क्या आया था स्टूडेंट 50 आया था। रिवर्स करके वीडियो देख लो बेशक। तो हमारे पास वो सारा मतलब इसके अंदर वैल्यूज दोबारा डालनी है तो डाल दो, वरना हमें पता है डायरेक्ट जो आंसर आ गया था वो कितना आ गया था, 50 आ गया था। तो मैं इस 50 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लाइक ऐसा ये हो गया 35.35 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 50। डन, और प्लस 35.35 डिवाइडेड बाय 50 और यहाँ क्या ले लूँगा J। स्टूडेंट इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर लेते हैं। वीडियो लेंथी हो रही है काफ़ी, लेकिन चलें समझ आ जाए तो अच्छा है। 35.35 डिवाइडेड बाय 50, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 0.707 प्लस, स्टूडेंट इसी को भी हम ऐसे ही कर ले तो जाहिर सी बात है ये भी ये आ जाएगा 0.707 आ जाएगा, ये आई आ गया और ये हमारे पास J आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका यूनिट वेक्टर फोर्स का जो हमारे पास मेन ये जो फोर्स है या जो A था, इसका जो टोटल जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। और अब अगर आपने इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इस यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो 1 अगर आ जाता तो हम तब कहेंगे कि ये जो था फोर्स का जो यूनिट वेक्टर था ये क्या था, ये यूनिट वेक्टर ही था। अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। हम उसको भी करके यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हमारे पास वही तरीका ठीक हो गया, हम ये ले लेंगे और अंदर क्या ले लेते हैं हमारे पास जो AX का ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला था ना, अभी निकाला है ये वाला फार्मूला मैग्नीट्यूड का। तो अब इसका इस यूनिट वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, अगर वो हमारे पास 1 आ गया तो हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है। तो 0.707 का होल स्क्वायर प्लस 0.707 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट, 0.707 का होल स्क्वायर प्लस 0.707 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास 0.99 की वैल्यूज कुछ मैंने नहीं ली थी, तो हमारे पास इसका जो इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया, तो बिल्कुल हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, करके भी देख लेना अगर यकीन ना है। तो हमारे पास वो 0.999 आ रहा, मतलब राउंड ऑफ कर ले तो हमारे पास ये 1 ही बन जाता है। तो हम कह सकते हैं हाँ कि ये जो यूनिट वेक्टर निकाला था ये फोर्स का यूनिट वेक्टर ही था, यानी कि इसकी जगह जो A है ना, A की जगह भी हम क्या लिया हुआ है, F लिया हुआ है, तो ये यूनिट वेक्टर ही है। इज इट क्लियर? डन। होपफुली समझ आ गया होगा स्टूडेंट। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो बिला झिझक। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।